हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है किसका, ग्रुप थ्योरी का। तो पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप का डेफिनेशन देखे थे और उससे रिलेटेड हमने 10 एग्जांपल्स देखे थे जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो मोस्टली हम यूज़ करेंगे आगे चल के। वो सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। ग्रुप की हमने 4 कंडीशन देखी थी कि अगर किसी भी सेट को ग्रुप फॉर्म करना तो कौन कौन से 4 कंडीशन होंगे। पहली चीज तो बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज क्लोज अंडर दैट गिवन ऑपरेशन। सेकेंड, एसोसिएटिविटी, और मैंने एक चीज बताई थी, एसोसिएटिविटी किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन ऑपरेशन, इट डजंट डिपेंड्स ऑन सेट्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की कोई भी एक गिवन सेट हो, देयर एग्जिस्ट अ ई, that is identity element in that set such that कि ए ई इज इक्वल टू, कि ए पे अगर हम ई ऑपरेट करें या ई ए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फिर से ए आना चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट है, या उसको लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो या राइट साइड से, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आने वाला है, ए। फिर उसके बाद जब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है उसी के बाद हम क्या करते हैं, इनवर्स चेक करते हैं। इनवर्स के लिए क्या कंडीशन था कि कोई भी अगर एक सेट है तो किसी भी सेट में सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठा लो ए, तो इस सेट के पास और एक एलिमेंट होगा बी, सच दैट कि जिसे ऑपरेट करने पर आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू that given set there exists a A inverse such that A into A inverse, और A को अगर A inverse पे अप्लाई करेंगे या A inverse A, हमेशा आंसर क्या आने वाला, आइडेंटिटी। और नोट क्या बताया था कि अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगा तो आइडेंटिटी क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होता है, यूनिक होता है। और मैंने कुछ पॉइंट बताए थे कि अगर कोई ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन प्लस एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप। और अगर उसी में आइडेंटिटी ऐड कर दो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोइड। अ बाइनरी ऑपरेशन विद एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोइड कहते हैं। और अगर उसी में उसी के हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए तो हम उससे कहते हैं ग्रुप। और अगर वो कम्यूटेटिव हो तो उसे हम कहते हैं अबेलियन ग्रुप। तो यहां तक हम लोग डिस्कस किए थे, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल देखे थे, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म करता है ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ रैशनल नंबर फॉर्म करता है जिसमें हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर देखे थे, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल फॉर्म कर रहा था क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने कॉम्प्लेक्स की फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखी थी, 1 -1 आई माइनस आई विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स हमने देखा था कि जितने भी मैट्रिक्स होते विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म करते ग्रुप। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फॉर्म करते ग्रुप। और क्या डिस्कस किया था हमने, आर स्टार बोलो या क्यू स्टार बोलो या सी स्टार, कि किसी भी सेट में से जब हम जीरो को रिमूव कर देते हैं उसे हम कहते हैं, मतलब कोई भी एक सेट ले लो, जैसे सपोज ए इज अ सेट और ए को स्टार लगा दो, दैट मीन्स ए माइनस जीरो, यानी उस सेट से हम लोग जीरो को रिमूव कर रहे हैं। वो भी क्या फॉर्म करता है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म करता है ग्रुप। क्या, क्यू स्टार रैशनल स्टार, मतलब रैशनल में से जीरो को रिमूव कर दो। सेकेंड, और किसमें, रियल नंबर में से जीरो को रिमूव कर दो, और कॉम्प्लेक्स नंबर में से, वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। यहां तक हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, बाकी और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछले वीडियोस देख ले। रियल एनालिसिस की वीडियो है, मॉडर्न अलजेब्रा के, लीनियर अलजेब्रा की वीडियो है, कॉम्प्लेक्स की वीडियो और अप्लाइड के वीडियो। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें भी नेट और IIT जैम अपने अकॉर्डिंग आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा FB ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको बुक वगैरह चाहिए तो बेस्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स का लिंक है, वहां से आप बुक देख सकते हो कि कौन सा बुक बेस्ट है। आप अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, और उसका जो बुक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
देखो एग्जाम्पल नंबर 11, अब एग्जाम्पल नंबर जो 11 है वो UN है। अच्छा, हमने एक फेमस एग्जाम्पल देखा था इंटीजर मॉडुलो n। तो हमने एक ग्रुप फॉर्म किया था इंटीजर मॉडुलो n का, जिसे हम डिनोट कर रहे थे किससे, Zn से। अब ये जो Zn है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो, ये क्या फॉर्म कर रहा था ग्रुप, इसके पास जीरो आइडेंटिटी थी और इनवर्स क्या था n-j। इसके एलिमेंट कैसे रहते हैं, जीरो से लेके n-1 तक, दैट इज रिमाइंडर। कि अगर मैं Zn की बात कर रहा हूं तो n अगर किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो जो भी रिमाइंडर पॉसिबल होंगी उन सारे रिमाइंडर को उठाकर एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जिसको n से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर पॉसिबल। जैसे मैं कह रहा हूं n इज इक्वल टू 3, तो किसी भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, 1, 2 एंड 0। 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 अगर हो गया 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0। तो देयरफॉर द पॉसिबल रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n, अगर किसी भी नंबर को, गिवन नंबर को मैं n से डिवाइड करूं, किसी भी नंबर को n से डिवाइड करूं तो जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर मॉडुलो n। ठीक है, तो उसका हमने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया था जिसमें आइडेंटिटी थी 0 और जो इनवर्स था वो n-j था। जी मतलब इसमें 3 एलिमेंट ले रहा हूँ और एक Zn मेरे पास Z5 है और मैं I इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, तो I का इनवर्स क्या होगा 5 - 3 दैट इज 2। कि 3 में 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5, और 5 इज नथिंग बट 0। चाहे 10 हो वो भी 0 होगा, 15 है वो भी 0 होगा। n के जितने मल्टीपल होते Zn के अंदर वो एज अ 0 ट्रेड करते, और यही खासियत होती है ग्रुप की इंटीजर मॉडुलो n की। बट अगर उसी ग्रुप को मैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देखूं तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा था। क्यों फॉर्म नहीं कर रहा था, पहली बात तो ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। मैट्रिक्स अरे मल्टीप्लीकेशन के अंदर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के लिए क्या नहीं हो रहा था, इनवर्स नहीं हो रहा था। तो देयरफॉर हमने क्या किया, उन सारे एलिमेंट को रिमूव कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं उन सारे एलिमेंट को हमने कलेक्ट किया जिस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट होगा। और हमने ये पाया कि n के साथ जो रिलेटिवली प्राइम नंबर है वो सारे नंबर क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम डिनोट करते हैं u ऑफ n। यानी कि u ऑफ n क्या डिफाइन कर रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं Z4। अब Z4 मतलब 4 से डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, तो आप बोलोगे 0, 1, 2, 3, और इसके एलिमेंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, दैट इज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। 0 का इनवर्स होगा नहीं, 1 का इनवर्स होगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 का इनवर्स होगा, 2 का, 3 का, किसका होगा कैसे चेक करेंगे, तो n के साथ जो रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम मतलब जिसका जीसीडी 1 होना चाहिए, तो 4 का 1 के साथ जीसीडी कितना होगा 1, तो u ऑफ 4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1, 2 आने वाला है इसके अंदर नहीं, क्योंकि 2 का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं है 4 के साथ, 3 4 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो u ऑफ n ये हो गया। अच्छा, u ऑफ n के अंदर इसका मतलब ये नहीं होता कि u ऑफ n के अंदर कितने एलिमेंट होंगे 4, ऐसा नहीं, u ऑफ n के अंदर कितने नंबर होंगे 5 ऑफ n, अरे 5 ऑफ n नहीं, हाँ 5 ऑफ n, 5 ऑफ n मतलब कि उस नंबर के कितने रिलेटिवली प्राइम है, उसके साथ कितने रिलेटिवली प्राइम होंगे, उन सारे नंबर को हम 5 ऑफ n कहते हैं। तो 5 ऑफ n कितना होगा 5 ऑफ 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या रहता है कि जब भी कोई नंबर p रेज़ टू n के फॉर्म में, तो टोटल नंबर ऑफ 5 ऑफ n कितने होते हैं, p रेज़ टू n माइनस p रेज़ टू n माइनस p रेज़ टू n माइनस 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 रेज़ टू 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। तो ऐसे ही हम हर एक n के लिए क्या निकाल सकते हैं, कितने
यू ऑफ एन के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। अब चेक करते क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा। यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 3 विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वन का आइडेंटिटी, वन आइडेंटिटी हो गया। इनवर्स देखते हैं, वन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर क्या आ जाए 1। तो वन आइडेंटिटी है, मैंने एक नोट दिया था आपको कि आइडेंटिटी के सेल्फ इनवर्स होता है, तो देयरफॉर 1 के लिए 1 हो गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 1 होगा, तो 3 को भी इटसेल्फ खुद से माइनस कर दो, अरे खुद से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। तो देयरफॉर 3 भी क्या है, ये इसका इनवर्स 3 है, इटसेल्फ है। और मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर किसी भी ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट का इनवर्स सेल्फ इनवर्स है, वो ग्रुप अबिलियन होता है। हालांकि आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3 ऑर्डर तक कोई भी नॉन अबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं होता। पहला नॉन अबिलियन ग्रुप जो है वो 4 ऑर्डर का है एंड दैट इज क्लाइन ग्रुप कहते हैं या फिर इसे V4 कहते हैं, ठीक है, K4 और V4। तो एक बार डेफिनेशन देख लो। बाय एक्सरसाइज 11 इन चैप्टर 0 एन इंटीजर a हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉडुलो n, कि कोई भी अगर एक इंटीजर a है तो उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉडुलो n होगा इफ एंड ओनली इफ a और n आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। सो हर एक n ग्रेटर देन 1 के लिए अगर मैं u ऑफ n डिफाइन करूं टू दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n, क्या कह रहा है, u ऑफ n जो है वो सेट है उन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो n से छोटे या n से रिलेटिवली प्राइम, मतलब n से छोटे और n के रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो u ऑफ n एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, जिसे हम लोग लिखते हैं u ऑफ n अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। We leave it to the reader to check that set is a closed under operation। आप ये प्रूव कर सकते हो बाय कैलिया टेबल का यूज करके। ये देखो, ये एक टेबल है, n इज इक्वल टू 10। पहले तो ये चेक कर लो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो पहली बात तो 5 ऑफ 10 को क्या ले सकता हूं मैं, 5 ऑफ 2 इंटू 5, और अगर 5 ऑफ P1 P2 है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 5। 2 प्राइम नंबर है तो इसके रिलेटिवली प्राइम कितने होंगे, प्राइम नंबर के हमेशा P-1 होते, तो 1, 5 के कितने होंगे 4, तो 1 इंटू 4 कितना हो गया 4। तो देर आर 4 नंबर विच इज रिलेटिवली प्राइम टू 10, और वो कौन कौन से होंगे आपको पता होंगे, 1 3 7 9। 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर आ गया। 3 है, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है। 5 भी नहीं होगा क्योंकि 5 खुद ही फैक्टर है। 6 भी नहीं हो सकता, 2 कॉमन फैक्टर। 7 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता, 2 कॉमन फैक्टर। 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 के पास कोई फैक्टर नहीं। तो मतलब 2 4 5 6 8 ये सब हट गए, बचे कौन से, 1 3 7 9, 4 एलिमेंट हो गए। अब कैलिया टेबल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, चेक करते क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन है यानी। अब यहाँ पे देखो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा रहे वो लिख दो, तो मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। इसके बाद हर नंबर को मल्टीप्लाई करो, जैसे इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ लिखो फर्स्ट सेकेंड का, ये जैसे मैट्रिक्स में कैसे करते हैं कि फर्स्ट एंट्री यहाँ का, फर्स्ट एंट्री यहाँ का, तो ये A1 1, फर्स्ट एंट्री यहाँ का, सेकेंड एंट्री यहाँ का, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री, कॉलम का फर्स्ट, रो का फर्स्ट, कॉलम का सेकेंड, इस तरीके से। और मल्टीप्लाई करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। अब बताओ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा 1, तो 1 लिख दो यहाँ पे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 3। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 7। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। तो जिस कॉलम और रो में सेम एंट्री आ जाए ऑपरेट करने पे, समझ जाओ वही एलिमेंट आइडेंटिटी होता है। 3 को देखो ये पे सेम आ गया, ऐसे हम कॉलम में भी चेक करेंगे तो भी सेम आता है। तो इसका मतलब ये जो 1 है इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। और यहां पे जो एलिमेंट आ जाए 1,
तो समझ जाने का ये जो एलिमेंट है ये उसका इन्वर्स है। जैसे सेकेंड में 1 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 3 का इन्वर्स 7, यहाँ पे 1 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 7 का इन्वर्स 3, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब 9 का इन्वर्स 9। तो 9 का क्या है, सेल्फ इन्वर्स है। अब चेक करते बाकी सब कैसे आए। 3 1 जा 3 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 3 7 जा 21। अब अगर 21 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो ये 1 आ गया यहाँ पे। 3 9 जा कितना होता है, 3 9 जा 27। 27 को जब मैं 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। ऐसे 7 1 जा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3। क्योंकि 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा लास्ट डिजिट होता है, ठीक है। ऐसे 9 से मल्टीप्लाई करने पे 9 9 3 जा 27, 9 63 और 9 9 जा 81। तो ये 1 3 7 9, ठीक है। तो ये क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेट के बाहर नहीं जा रहा है। 1 3 7 9 से मैं अगर किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 3 7 9 में, तो वो उसी सेट के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। दैट मीन्स ये जो u ऑफ 10 है ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। तो देयरफॉर क्लोज हो गया। बाकी सब तो डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, एसोसिएटिविटी डायरेक्ट ही चेक हो जाता है क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n दोनों एसोसिएटिविटी होते हैं। थर्ड, आइडेंटिटी मिल गया इसके अंदर, जहां पे रो और कॉलम सेम हो जाते हैं। ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। इनवर्स, जहां पे भी 1 आ जाएगा वही इसका इनवर्स हो जाएगा। ये 1, इसके लिए 7, इसके लिए 9 और 7 के लिए 3। तो यहां से अपने को इनवर्स भी मिल गया, क्योंकि 1 आ रहा है, इसका मतलब किस एलिमेंट से ऑपरेट करने पे 1 आ रहा है। तो 1 को 1 से ऑपरेट करने पे 1 आ रहा है, 3 को 7 से ऑपरेट करने पे 1 आ रहा है, 7 को 3 से ऑपरेट करने पे 1 आ रहा है और 9 को 9 से ऑपरेट करने पे आंसर 1 आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रिकॉल दैट ए बी मॉड्यूलो n इज ए यूनिक इंटीजर। मल्टीप्लाई करने पे जो रिमाइंडर आएगा u ऑफ n इन द क्लासिक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखा भी है u ऑफ n and describe them as the most important examples of finite abelian group। u of n फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आगे चल के इसका एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में बहुत इसका एप्लीकेशन है कि कितने नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होते हैं। तो दैट इज नथिंग बट u ऑफ n। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ये देखो 0 1 2 3 ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने अभी आपको पीछे रीजन बताया था। 0 के लिए इनवर्स नहीं होगा, 2 के लिए भी इनवर्स नहीं होगा। 2 को किसी भी एलिमेंट से कितना भी ऑपरेट कर दो, किसी भी एलिमेंट से आंसर का भी 1 नहीं आने वाला है। देखो 0 को तो किसी से भी ऑपरेट कर दो 0 आंसर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो 1 नहीं आ रहा है। 2 को देखो, 2 को 0 के साथ करेंगे और सीधी सी बात है 2 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 2 का ही मल्टीपल आएगा। तो 2 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब कभी भी वो 1 नहीं हो सकता। और डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, 10 से। तो सिंपल सी बात है 2 का मल्टीपल है और 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा इवन ही आएगा। 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0 2 4 6, मतलब ये हो जाएगा 0 2 4 का फिर से 0 6 का 2, तो 2 0 0 2, कहीं पे भी 1 आ रहा है नहीं। तो देयरफॉर 2 और 0 के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। हालांकि 1 और 3 के लिए इनवर्स है, इसीलिए हम लोग 1 और 3 को अलग से करके उसका एक कलेक्शन बनाते हैं और कहते हैं u ऑफ 4। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं फॉर्म करता, क्योंकि इसके पास ऑपरेशन एसोसिएटिविटी नहीं होती। एसोसिएटिविटी क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट, एक काम करो एक ही ब्रैकेट ले लो, 2 - 3 और 3 - 2, इसका आंसर कितना होगा -1। और ये अगर एक भी ब्रैकेट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है
तो वो जो ब्रैकेट वाला रूल है a प्लस बी, a माइनस सी इज नॉट इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि अगर देखो इसका मतलब होता है a माइनस बी माइनस सी, लेकिन जब इसको मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अब ये दोनों तो इक्वल है नहीं, तो देयरफॉर सब्ट्रैक्शन जो है, इंटीजर अगर सेट ले लूं और ऑपरेशन अप्लाई कर दूं सब्ट्रैक्शन, तो वो एसोसिएटिविटी नहीं होता है। तो देयरफॉर इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। With the examples given thus far as a guide, it is for ठीक है, यही बोला है कि जितना आप खुद का एग्जाम्पल लोगे उतना आपके लिए काफी अच्छा होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लो, मैट्रिक्स में देखेंगे भी। द कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होगा इस फॉर्म में होता है, आर ग्रुप अंडर ऑपरेशन एडिशन। ये देखो, ये सिंपल एडिशन किया है कि रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर कॉम्प्लेक्स में से जीरो को रिमूव कर दूं तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म करता है, ग्रुप। जीरो मतलब जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो है। और ग्रुप अंडर ऑपरेशन कि रियल को रियल के साथ ऐड करना है, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। इनवर्स आपको पता है, निगेटिव ले लो कॉम्प्लेक्स नंबर का। द नंबर सी स्टार, ये अंडर द ऑपरेशन मतलब जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इस एलिमेंट का इनवर्स कैसे होता है आपको पता होगा, सब 12th में पढ़े रहोगे कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। मतलब रियल पार्ट क्या होगा, जो रियल पार्ट है उसको उसी के मॉड जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो, माइनस इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसको उसके मॉड जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सिंपल फॉर्मूला होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है, जेड अगर सपोज ए प्लस आई बी है तो ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो जब आपको इनवर्स निकालना है तो सिंपल क्या करो, रियल पार्ट को डिवाइड कर दो मॉड जेड स्क्वायर से, माइनस इमेजिनरी पार्ट को डिवाइड कर दो मॉड जेड स्क्वायर से, और यहाँ पे आई। ठीक है, तो ये आंसर होता है, मतलब a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया। तो मतलब अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन जीरो को रिमूव करने के बाद ग्रुप फॉर्म करता है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी सारे प्रॉपर्टी आप इजीली चेक कर सकते हो, एसोसिएटिविटी डायरेक्टली चेक हो जाएगा, आइडेंटिटी 1 इनवर्स भी निकल गया, और क्लोज तो होता ही है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करो या ऐड करो वो उसी सेट के अंदर आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये भी, आपको पता होगा 12th में आपने पढ़ा होगा, ये ग्रुप में भी पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ते हो आप। ये एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। जब यूनिट सर्कल को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या करता है, इसे बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता है कि आप इसको दो पार्ट में, यूनिट सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो दो पार्ट में आप कैसे डिवाइड करोगे, एक तो हो गया 0 और एक तो हो गया -1। सॉरी, इसको आप कैसे दो पार्ट में डिवाइड करोगे, जब भी आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं 1 की बात करता हूं तो इसका आंसर क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस माइनस 1। तो ये क्या कहता है कि आप पूरे यूनिट सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये वैल्यू क्या होती है 1 और ये वैल्यू होती है -1, यही दो रूट आते हैं। अब ऐसे ही अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसके पॉइंट क्या होंगे, तो यूनिट सर्कल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज 0 डिग्री, 120 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, 240 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा, और फिर से ये मतलब 1 यहाँ पे एक पॉइंट आती है, वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस √3i
बाय 2। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, वो क्या होता है 1 माइनस रूट 3i/2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अगर इसी चीज को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं, जैसे मान लो a² इज इक्वल टू 1, जो हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी a⁴ इज इक्वल टू 1, तो जो हमने देखो एक ग्रुप फॉर्म किया था 1i 1 माइनस 1, वो यही है। तो a⁴ इज इक्वल टू 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a² का 1 लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर अगर मैं इसको 1 को ये साइड लेके आ जाऊँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a² माइनस 1 और a² प्लस 1। क्या यूज किया मैंने, पहले मैं इसको ये साइड लाऊंगा और 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो फिर a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं a माइनस b a प्लस b, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, a² प्लस 1 क्या हो जाएगा a प्लस i a माइनस i a माइनस 1 और a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 पॉइंट आ गए, i माइनस i माइनस i 1 और माइनस 1। तो अगर मैं ग्रुप फॉर्म करूं 1 माइनस 1 i और माइनस i, ये भी क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसके पास कितने एलिमेंट है 4, और ये सारे ग्रुप कैसे हैं, साइक्लिक ग्रुप। तो ऐसे ही अगर किसी nth रूट ऑफ यूनिटी ले लूं तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या कहता है कि 360 डिग्री को n पार्ट में डिवाइड कर दो, और जो पॉइंट जितने डिग्री पे डिवाइड कर रहे हो तो सर्कल को हम लोग उतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट आएगा, एक ओरिजिन से लेके डिग्री पे अगर आप कट करोगे सरकमफेरेंस पे, तो जो पॉइंट मिलती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं कि वो उसका रूट होता है। यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी हम ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है, उतने डिग्री का एंगल लेना है, और वो एंगल सरकमफेरेंस पे जहां कट कर रहा है यूनिट सर्कल को, वही उसकी रूट हो जाती है। अब बात ये आती है अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि रूट तो हम लोग निकाल नहीं सकते हर एक का। तो इन जनरल फॉर्मूला ये आता है cos k इंटू 360 डिग्री बाय n। n क्या है कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में हम पूरे यूनिट सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं। k क्या है, कौन सा रूट चाहिए मुझे, पहले तो मैं डिवाइड कर दिया हूं, मुझे फर्स्ट रूट चाहिए, सेकंड रूट चाहिए, थर्ड रूट चाहिए, फोर्थ, कौन सा रूट चाहिए। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी यही है, यानी कि 360 डिग्री को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जितने रूट हैं मैं 0 से लेके 1 से लेके n-1 तक जा सकता हूँ। k की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके n-1 तक। अब चेक करते हैं, मैंने पहले क्या किया था, अगर मुझे फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी चाहिए, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब मैं 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा, 3 पार्ट में। तो 360 डिग्री बाय 3 कितना हो गया 120 डिग्री। पहले 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा 0 डिग्री, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 डिग्री ये पॉइंट, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 डिग्री ये पॉइंट। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या था, 360 डिग्री को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, n इज इक्वल टू 4 है वहां पे, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी होगी, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि 4 रूट होंगे। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और 0 डिग्री 360 डिग्री फिर से सेम हो जाता है। या तो आप 0 डिग्री से स्टार्ट करो और 90 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 360 डिग्री फिर से 0 डिग्री। इसके लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके n-1। तो जो कॉम्प्लेक्स जीरो होते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के या रूट, वो क्या फॉर्म करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डी मोबियस थ्योरम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। कंपेयर दिस गिवन एग्जांपल इन 3, जो हमने आई वाला देखा था, i माइनस i 1 और माइनस 1, और वो ग्रुप कैसा था, साइक्लिक ग्रुप, जो कि किससे जनरेट होता है, i से भी जनरेट होता है, माइनस i से भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या दिया है कि ये एक सेट दिया है cos k इंटू 360 डिग्री बाय n प्लस i इंटू, और यहाँ cos की वैल्यू ले लें। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है, cos 0 1, sin 0 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, मतलब पहला पॉइंट आ गया। अब सेकेंड पॉइंट निकालना था, जो मैंने क्या बोला था, -1
माइनस √3i/2। तो जब हम 120 पुट करेंगे तो cos 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 120 को cos 90 + 30, और 90 + 30 में cos चेंज हो जाएगा साइन में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस में, तो माइनस साइन 30। तो माइनस साइन 30 कितना होगा, माइनस साइन 30 इज नथिंग बट 1/2। तो वो पहला वाली 1/2 आ रहा था। सेकेंड साइन को जब मैं cos 90 + 30 लिखूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा cos में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो जब हम ऐसे लेंगे 120 डिग्री है, मतलब 90 + 30, तो कितना हो जाएगा साइन 120 उसको चेंज कर देंगे 90, तो कितना हो जाएगा √3/2, क्योंकि cos 30 कितना होता है √3/2। ऐसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी निकाल सकते हैं 240। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो 180 प्लस करके लिखेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट पे आपको पता होना चाहिए साइन भी निगेटिव होता है और cos भी निगेटिव होता है। तो एक मिस्टेक है वो थोड़ा करेक्ट कर दो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी वो करेक्शन कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस दोनों निगेटिव होता है, और ये भी माइनस साइन ये भी माइनस साइन, ठीक है। तो वो मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये करेक्ट कर दो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है -1 + √3i/2, मतलब ये ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1 - √3i/2, और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी है। हम ओमेगा क्यूब = 1 लिखते हैं, फिर ओमेगा क्यूब -1 = 0, फिर इसका एक ओमेगा -1 और एक फैक्टर हो जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1। ओमेगा तो 1 हो नहीं सकता, तो फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 = 0। वहां से आ जाता है रिजल्ट कि ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा +1 माइनस ब्रैकेट में ओमेगा +1, ऐसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं और उससे बहुत सारी रिजल्ट प्रूव करते हैं। उसकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी होती है कि अल्फा इनवर्स का अल्फा का ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा, अगर अल्फा बीटा रूट है और अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अल्फा बीटा, तो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हो जाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी यही होती है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिटी आ जाएगा अल्फा बीटा को, और अगर इसको हम फॉर एग्जांपल ऐड करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा। और क्या होता है कि अल्फा बीटा का इनवर्स होता है बीटा अल्फा का इनवर्स, तो उसके बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये पूरा ये देखो एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है। ये किसका एक्सप्लेनेशन है कि एक्चुअल में x⁻6 का है। तो x⁻6 का मतलब क्या होगा कि टोटल सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अब जब 60 डिग्री में इसको डिवाइड किया है, ध्यान से देखो, तो ये 0 60 डिग्री दूसरा पॉइंट, 120 डिग्री तीसरा पॉइंट, वो वही पॉइंट मिलेगा -1 + √3/2, 180 डिग्री। तो 0 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री 240 डिग्री 3 4 5 और 300 डिग्री, ठीक है। बाकी तो 360 डिग्री 0 की कोई। तो ये 6 एंगल जब कट करेंगे यूनिट सर्कल को, तो जो जो पॉइंट मिलेंगे वही इसके रूट हो जाएंगे। बाकी चेक करने के लिए हम कॉस साइन कॉस से चेक कर सकते हैं। तो ये जो लिखा है ये सारे पॉइंट हैं वही होंगे। कॉस 60 कितना होगा 1/2, साइन 60 कितना होगा √3/2, 120 तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, 240 भी निकाल चुके हैं, 300 वाला 300 को कैसे लिख सकते हैं 360 - थीटा, वही चीज सेम रहेगा, सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो जाएगा साइन निगेटिव हो जाएगा। तो कॉस पॉजिटिव है तो 1/2, साइन निगेटिव है तो वही, बाकी एंगल तो मतलब वैल्यू तो वही होगी 1/2 कॉस 60, और साइन 60 कितना होता है 1/2, अरे √3/2, 360 में से 60 माइनस करेंगे, हाँ तो 60 डिग्री ना, हाँ तो कॉस 60 डिग्री हाफ होता है और साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसके लिए मतलब वहां से हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से और एक तो
ज्योमेट्रिकली। अब ये देखो R/n जो है ये ग्रुप अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन। R/n क्या फॉर्म करता है, ये एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर अ कंपोनेंट वाइज एडिशन। अच्छा एक बात बता रहा, जब हम वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहे थे, हम लोग वेक्टर स्पेस भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा में हमारा वेक्टर स्पेस चल रहा है, हम इसीलिए V को अबेलियन लेके चलते हैं। R हमारा भले फील्ड हो, लेकिन जब R/n लेते हैं ना तो वो फील्ड नहीं होता, बट वो ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो भी कैसा ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। तभी हम कहते हैं कि F/n ओवर F ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अब यहाँ पे F फील्ड है बट F/n फील्ड नहीं होता, क्योंकि एक बात तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स की बात तो अलग है, वो जीरो डिवाइजर उसके पास होता है। जैसे अगर मैं R² के अंदर 1 0 ले लूं, अगर R² के अंदर 1 0 ले लूं और 0 1 ले लूं, ठीक है, ये जीरो डिवाइजर। कैसे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, बट ना तो ये 0 है ना तो ये 0 है, ठीक है, तो इसीलिए वो जीरो डिवाइजर वहां पे रहता है, तो इसीलिए वो फील्ड फॉर्म नहीं करता है R/n, बट ये अबेलियन ग्रुप होता है। तो देयरफॉर V इज एन अबेलियन ग्रुप एंड F इज एन एनी फील्ड, देन V ओवर F इज सेड टू वेक्टर स्पेस इफ इट सैटिस्फाई द गिवन एक्सियम। इस तरीके से हम कुछ बोलते हैं कि कोई भी सबसेट वो पहले अबेलियन हो, उसे किसी फील्ड के ऊपर हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, जब वो कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वो सर्टेन कंडीशन क्या है वो छोड़ दो, बट पहला कंडीशन भी क्या होना चाहिए, अबेलियन। तो R/n अबेलियन ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। सारी प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। क्लोज होता है, R/n का कोई भी एलिमेंट ले लो और उससे जब ऐड करोगे फिर से उसी ग्रुप, उसी सेट का एलिमेंट होगा, ग्रुप नहीं बोलेंगे, सेट। जब ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ग्रुप बोलेंगे, उसी सेट का एलिमेंट होगा। सेकेंड, एसोसिएटिविटी डायरेक्टली चेक हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। बात करते हैं आइडेंटिटी, 0 0 एलिमेंट ले लो, ये सारे एडिशन हो जाएंगे, अरे आइडेंटिटी हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर मैं किसी भी एलिमेंट के लिए, जैसे अगर कोई एलिमेंट x है और मैं -x ले लूं, x के एलिमेंट कैसे होंगे, x1 से लेके xn तक, तो -x के कैसे होंगे, -x1 से लेके -xn तक। और जब ऐड कर दूंगा दोनों को कंपोनेंट वाइज तो 0 आ जाएगा, और 0 में सारे एलिमेंट 0, मतलब वो 0 वेक्टर है। तो देयरफॉर 0 वेक्टर है, 0 एलिमेंट। R/n के अंदर R/n क्या फॉर्म करता है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म करता है अबेलियन ग्रुप। बाकी अबेलियन ग्रुप भी होते हैं, x प्लस वाई करो या y प्लस x करो, सेम होंगे, क्योंकि x के एलिमेंट कैसे होंगे, x1 से लेके xn तक सारे रियल नंबर, y1 से लेके yn तक सारे रियल नंबर। जब कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो रियल में आ जाएगा, क्योंकि हर एक कंपोनेंट क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या है, कम्यूटेटिव है। तो देयरफॉर हर एक कंपोनेंट अगर कम्यूटेटिव हो गया तो पूरा जो x है और y वो भी क्या हो जाएगा, आपस में कम्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, R/n फॉर्म करता है ग्रुप। ऐसे आप चेक कर सकते हो C/n, ऐसे आप चेक कर सकते हो Q/n, और अगर आपको बहुत सारे फील्ड पता होंगे तो वो भी आप प्रूव कर सकते हो। अब ये थोड़ा एप्लीकेशन वाला एग्जांपल है, ज्योमेट्रिकल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है अंडर कंपोजिट मैप फॉर्म करता है ग्रुप। क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी एक पॉइंट है, इसके अंदर मैप होता है, जैसे ये है, ये क्या करेगा, इसके हर एक पॉइंट को शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट कर देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ ले लेता हूँ और ये एक सपोज कोई एक वेक्टर है, ये इसे क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट कर देगा, तो हाइट में b शिफ्ट कर देगा, और जो इसका बेस होगा उसको कितना शिफ्ट कर देगा, या फिर x एक्सिस में शिफ्ट कर देगा a और y एक्सिस में शिफ्ट कर देगा b। तो मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ले लूं जो हर पॉइंट को या हर एलिमेंट को a और b से शिफ्ट कर देता है, कि अगर मैं R² का कोई भी पॉइंट ले लूं तो ये थोड़ा a यहाँ शिफ्ट कर देगा और थोड़ा ये, मतलब इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख देगा। ये पॉइंट यहाँ थी, अब इसको उठा के यहाँ रख दिया। कैसे शिफ्ट किया, a स्टेप इसको आगे कर दिया x एक्सिस में और b स्टेप अप कर दिया उसी पॉइंट को, तो जो नया पॉइंट मिलेगा उसको क्या किया, t ने ऑपरेट करके उसको शिफ्ट कर दिया, मतलब उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो ऐसे जो ट्रांसलेशन का कलेक्शन ले लूं, जो क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं a और b से, जितने भी ट्रांसलेशन, उसे अगर उसका मैं ग्रुप फॉर्म करूं,
कि सेट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन विच मैप फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर के हर पॉइंट को वो ए बी से ट्रांसलेट कर देता है, और ऐसे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन ले लूँ मैं उनका एक कलेक्शन बनाऊं जिसे हम लोग ट्रांसलेशन मैप का कलेक्शन कहते हैं, वो भी फॉर्म करता है ग्रुप। कोई भी फिक्स पॉइंट ले लूँ ए बी, मैंने जैसे कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लिया 1 2, अब क्या करेगा, हर पॉइंट को आर स्क्वायर के हर पॉइंट को ये जो मैप है ये शिफ्ट कर देगा कितना, 2 से और 1 और 2 से शिफ्ट कर देगा। जैसे मैं पूछूं 2 3 पॉइंट, ये इस मैप को क्या कर देगा 3 4 पे लेके चले जाएगा, क्योंकि ये इसको 1 शिफ्ट करेगा, इसको भी 1 शिफ्ट कर 2 शिफ्ट करेगा सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 3 5। तो इस मैप के अंडर में हर पॉइंट अब शिफ्ट हो जा रहा है, कितना शिफ्ट हो जा रहा है 1 2। तो ऐसे कोई भी एक फिक्स पॉइंट ले लूँ ए बी आर स्क्वायर के अंदर और एक मैप डिफाइन कर दूँ टी ए बी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक, सच दैट हर पॉइंट को ये एक्स एक्सिस में ए ट्रांसलेट कर रहा है, ए पोजीशन ए स्टेप, और वाई पॉइंट को बी स्टेप क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये देखो इसके अंदर सारे वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, टी ए बी वेर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर दी कंपोजिशन। ठीक है, तो अंडर दी फंक्शन कंपोजिशन ये क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन शो कर देता है कि ये जो चीज है ये क्लोज होती है, कि कोई भी दो ट्रांसलेशन ले लूं, हाँ, तो उसका जो कंपोजिट मैप आएगा वो भी एक ट्रांसलेशन करेगा, वो भी शिफ्ट करेगा कुछ पॉइंट। जैसे टी अगर ए बी से शिफ्ट कर रहा है तो टी जो है वो सी डी से सेपरेट कर रहा है, तो जो नया कंपोजिट मैप आएगा वो एक्स एक्सिस में ए प्लस सी शिफ्ट कर देगा और वाई एक्सिस में कितना शिफ्ट करेगा, बी प्लस डी शिफ्ट करने वाला। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला से इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं, जी है क्लोज। आइडेंटिटी क्या होगा, किसी भी एलिमेंट को शिफ्ट ही मत करो, मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहने के लिए मैं उसको कितना शिफ्ट करूंगा, एक्स एक्सिस में 0 वाई एक्सिस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है 1 0 या 1 1, मैं चाहता हूं ये पॉइंट यहीं रहे, यही पॉइंट मिले, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में 0 0 ऐड कर दूंगा, मतलब इसको कितना शिफ्ट कर रहा हूं, शिफ्ट ही नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो ऑपरेट करना होगा, तो मैं मैप ऑपरेट कर दूंगा 0 0। तो देयरफॉर जब मैं 0 0 में किसी भी पॉइंट को ऐड कर दूं 1 0 1 1 प्लस 0 1, मतलब आंसर कितना आ गया 1 1। तो देयरफॉर टी 0 0 क्या फॉर्म कर रहा है, आइडेंटिटी। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि कोई भी पॉइंट किस पोजीशन पे आ जाए, 0 0 पोजीशन पे आ जाए, यानी कि ए बी में ऐसा क्या ऐड करूं कि वो टी 0 0 बन जाए, तो आप बोलोगे टी 0 0 चाहिए तो हर एक टी ए बी में आप ऐड कर दो टी ऑफ माइनस ए माइनस बी। ये क्या करेगा, ए माइनस ए 0 और बी माइनस बी 0। तो देयरफॉर इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब अबेलियन, किसी पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट करो या किसी पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट करो तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव ही होता है। तो देयरफॉर ये जो है हम लोग जो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर सारे ट्रांसलेशन है, यहाँ पे बोला भी था एलिमेंट ऑफ जी आर कॉल्ड अ ट्रांसलेशन, और उस ग्रुप वो क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। और कैसा ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, जिसमें आइडेंटिटी टी 0 0 और इनवर्स क्या होगा माइनस टी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। 17 एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 18। ये क्या है पता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप। हमने देखा था क्या, जनरल लीनियर ग्रुप, कि वो सारे कलेक्शन ले लो उन मैट्रिक्स का जो इन्वर्टिबल हो, जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। अब हम क्या करेंगे, उन सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन लेंगे जो मैट्रिक्स का मतलब जो मैट्रिक्स क्या हो, अरे जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 हो। अब मैं क्या करूंगा, एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करूंगा, अगर डिटरमिनेंट 1 है तो ग्रुप के अंदर, ग्रुप नहीं एक सेट के, मतलब जो हमने एक सेट ले लिया है जिसे हम लोग SL से भी डिनोट करते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप। SL इसका मतलब होता है स्पेशल लीनियर। यहाँ पे फील्ड लिखते हैं कि किस फील्ड का एलिमेंट उठा रहे हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग n मतलब कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, जो भी ऑर्डर का, और f मतलब एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, उसके एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं, किस फील्ड से हम लोग उसका एलिमेंट सेलेक्ट करें। तो ये इसे हम कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स हैं n ऑर्डर के,
मैं एक एलिमेंट उठाऊंगा, अगर डिटर्मिनेंट 1 तो इस सेट के अंदर, अदरवाइज इस सेट के अंदर नहीं, तो वो सारे एलिमेंट उस सेट के अंदर आएंगे जिस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 1 होगा। और यहाँ पे सारे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट है मैट्रिक्स, तो उसी एलिमेंट को उठाऊंगा जिसका डिटर्मिनेंट 1 हो। और अगर मैं एक कलेक्शन ले लूँ, जिस कलेक्शन के अंदर कोई भी मैट्रिक्स उठाऊं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि जब हम नॉर्मल सब ग्रुप ये सब पढ़ेंगे तो जो स्पेशल लीनियर ग्रुप है ये क्या फॉर्म करता है, नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है किसका, जनरल लीनियर ग्रुप का। आगे चल के हम लोग जब नॉर्मल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि ये क्या फॉर्म करता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर जो हमारा जनरल लीनियर ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाकी इसका हर चीज निकाल सकते हैं, वही इनवर्स, सेम मेथड है इनवर्स निकालने का। डिटर्मिनेंट, इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट 1 ही होगा। अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो पहली बात तो रुको, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी है, क्लोज होगा। क्लोज कैसे चेक करेंगे, ए अगर डिटर्मिनेंट 1 है, बी का डिटर्मिनेंट 1 है, तो डिटर्मिनेंट ए बी का 1 होना चाहिए। तो एक काम करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वो भी इक्वालिटी में, तो ए का डिटर्मिनेंट 1, बी का डिटर्मिनेंट 1, आंसर कितना आ गया 1, क्लोज है। इनवर्स कैसे निकालेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इनवर्स कैलकुलेट करना है तो सेम मेथड, जैसे मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, सेम मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें वही होगा 1 0 0 1 मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी है। इनवर्स वैसे ही सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट इसमें 1 ही होगा। अगर वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है तो उसके इनवर्स का भी डिटर्मिनेंट 1 होगा। क्लोज डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, तो दिस इज एन, तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर नॉन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो कि एक नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है किसका, स्पेशल लीनियर ग्रुप का। जो आगे हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल लीनियर ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं। अब अच्छा एक बात है, अगर इनवर्स कैलकुलेट करना तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एक एग्जांपल दिया है 4 5 6 3, और जो ग्रुप है, अरे जो एलिमेंट है हमने Z7 से उठा लिए। अब Z7 का मतलब क्या है, किसी भी एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करो और उसका रिमाइंडर लिखना है। थोड़ा ध्यान दो, एलिमेंट कितने हैं, 4 5 6 3। हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, एडजॉइंट तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट कहता है कि डायगोनल को चेंज कर दो और इसका डायरेक्शन चेंज कर दो। 4 5, अरे यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, डायगोनल को चेंज कर दिए और इसका साइन चेंज कर देंगे। अब जब भी एडिशन मॉडुलो एन हो या फिर मॉडुलो एन जब भी आता है, और अगर आपको माइनस में साइन दे दिया जाए ना, तो उसको 0 से ऐड कर दो तो वही एलिमेंट आता है। और यहाँ पे 0 का काम कौन करता है, n, तो n क्या है यहाँ पे Z7, तो जब मैं इसको 7 ऐड कर दूंगा तो 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, और 7 - 6 कितना हो जाएगा 1। मतलब यही एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4, ये 2, ये 1 और ये 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड, 3 4 12, 12 का मतलब होता है 5, क्योंकि इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 6 5 30, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 5 - 2 कितना आ गया 3। मतलब इसका जो इनवर्स आ गया, अरे जो डिटर्मिनेंट आ गया 3, मतलब जो मैट्रिक्स आई थी इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 का इनवर्स क्या होता है, उसको ऊपर लिख देंगे, क्योंकि 1/3 है, तो 3 का इनवर्स क्या होता है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं
वो भी लिस्ट होना चाहिए कि आंसर 1 आना चाहिए। अब Z7 के अंदर 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 3 जा 15 और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। तो मतलब हर एक एंट्री को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो एलिमेंट आया था वो क्या आया था, 3, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड क्या आया था, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। और लास्ट में क्या आया था, 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो आंसर आएगा वही इनवर्स आएगा। पहले स्टेप में हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते समय याद रखना माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस में हटाने के लिए हमने 0 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 0 का काम करता है n। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वो नीचे अपॉन में आ रहा है तो उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 1, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, 7 मॉड्यूलो n। तो वो क्या आ रहा था, 3, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो गया, 1। तो मतलब 5 क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, और 3 भी 5 का इन्वर्स हो गया। तो 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। तो मतलब 5 हर एक एडजॉइंट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और एडजॉइंट में क्या था हमारे पास, 3 2 1 4। ये कैसे आया, अभी मैंने बताया कि डायगोनल को एक्सचेंज कर दो और बैकवर्ड डायगोनल को साइन चेंज कर दो और उसके बाद जो नेगेटिव है उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो। 3 5 जा 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 2 5 जा 10, 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। 1 5 जा 5, 5 को तो जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद 7 से कम है। 4 5 जा 20, 20 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर कितना आता है, 6। तो ये उसका इन्वर्स हो गया। तो 1 3 5 6, तो 4 5 6 3 का इन्वर्स क्या है, 1 3 5 6। और आप चेक कर सकते हो इजीली कि जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 4 5 6 3 से, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो द ग्रुप GLNF इज कॉल्ड अ जनरल लीनियर ग्रुप, और जो ये ग्रुप है इसे हम कहते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो आई होप आपको 19 एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट 1 से लेके n-1 तक, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। अब अगर मैं एक ग्रुप ले लूं 1 से लेके, जैसे Zn लेते हैं, Zn 0 से स्टार्ट होता है, बट अगर मैं एक ग्रुप ले लूं 1 2 से लेके n-1 तक, ये ग्रुप फॉर्म करता है जब ये प्राइम हो। अच्छा एक बात बताओ, ये u ऑफ n के जैसा नहीं है। u ऑफ n में Zn क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक। जब हम u ऑफ n कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर सारे रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो जब मैं प्राइम ले लूंगा तो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम कहाँ से होंगे, 1 से लेके उस एलिमेंट को छोड़ के, मतलब 1 से लेके n-1 तक। तो देयरफॉर Zn में से 0 को रिमूव कर दूं और अगर n प्राइम नंबर है तो वो क्या होता है, हमेशा ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एक सेट बना दो जिसके अंदर 1 से लेके n-1 तक के एलिमेंट है, जो कि रिमाइंडर है n से डिवाइड करने पे, जिसमें 0 छोड़ के, तो वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा अगर n क्या होगा, प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये एक आपके सामने एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो आप रीड कर दो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप नेट वगैरह में भी देख सकते हो कि एक सेट बनाना है। ये सिमेट्रिक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब सिमेट्रिक का डायहेड्रल ग्रुप वगैरह डिस्कस करेंगे, तो उसी के बाद हम इसको भी डिस्कस कर देंगे। अभी खाली रीड कर लो। एक सेट बनाना है जिसके अंदर सारे सिमेट्री होंगे। एक इनफाइनाइट ऑर्नामेंटल पैटर्न है जहां पे जो हर एक एरो हेड है उसका यूनिफॉर्म स्पेस में और यूनिट डिस्टेंस, मतलब इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में सारे स्पेयर को रखा गया है, जिसको कितने डिस्टेंस पे रखा गया, यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है, सेट बनाना है ऑल सिमेट्री, ऐसे कहां तक, इनफाइनाइट तक। एक सेट के अंदर सेट ऑफ सिमेट्री है, इनफाइनाइट ऑर्नामेंटल पैटर्न है जहां पे एक एरो हेड है, उसको स्पेस किया गया है यूनिफॉर्मली, मतलब सबका यूनिफॉर्मली स्पेस है, और कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे रखा गया। तो ये भी एक क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। देखो इस तरीके से अ लाइन इज एन अबेलियन ग्रुप है अंडर द कंपोजिशन। अगर टी डिनोट कर रहा है ट्रांसलेशन, कि वो क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को एक यूनिट से शिफ्ट कर देगा। तो टी इनवर्स क्या होता है, वो लेफ्ट में एक यूनिट करेगा, और एच जो है
वे एक रिफ्लेक्शन होता है अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द फिगर। मतलब जो भी फिगर है, फिगर के हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम h से डिनोट कर रहे हैं। तो t का मतलब क्या है, वो राइट में यूनिट शिफ्ट करेगा, t इनवर्स मतलब लेफ्ट में 1 यूनिट शिफ्ट करेगा हर एक एलिमेंट को, और h मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन आने वाला है उसके अक्रॉस, उसे हम क्या कहेंगे, h। और h जो है इस ग्रुप का जनरेटर होता है। आगे चल के जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, तब हर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल्स अब तक हम लोग ने किए वो सारे समझने हैं। अबेलियन तक आपको सबको करना है कि उसमें से कौन सा अबेलियन है, कौन सा अबेलियन नहीं है, हर एक के अंदर इनवर्स क्या है, हर एक के अंदर आइडेंटिटी। आपको एक टेबल बनाना है, सब एग्जाम्पल्स लिखने हैं 21 तक, आपको चेक करना है उसमें से कौन से अबेलियन है, कौन से नॉन अबेलियन है। उसके बाद हर एक एलिमेंट में, हर एक ग्रुप में उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स क्या होगा, ऐसे आपको एक टेबल बनाना है। आगे चल के जैसे जैसे हम एक एक प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको वो जाके चेक करना है कि उस ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, वो एलिमेंट साइक्लिक है या नहीं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड करेंगे तो आप उसी में ऐड कर देना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक ग्रुप फॉर्म करो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का। हमने क्या देखा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूजुअल मैट्रिक्स देखे थे जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब एक काम करो, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे क्या वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। एक ग्रुप ले लो जिसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स हैं, सारे एंट्री ए ए है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सारे एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, ए ए ए फॉर्म के होंगे। क्या वो ग्रुप फॉर्म करेगा? ठीक है। और ए नॉन जीरो ले लो, ठीक है, ए को नॉन जीरो ले लो और सारे एलिमेंट ए है। आपको बताना है उसका आइडेंटिटी क्या होगा, उसका इनवर्स क्या होगा। ऐसे आप खुद से बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो और आगे चल के हम लोग क्लाइन फोर, सिमेट्रिक, डाइहेड्रल ग्रुप, ये सारे ग्रुप भी डिस्कस करेंगे। और आपको सब कुछ चेक करना है कि कौन सा अबेलियन है, नॉन अबेलियन है और साइक्लिक कौन सा है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स बनाना है। जितने पास आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे उतना हम आगे ग्रुप को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक बुक बनाओ जिसके अंदर सारे सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लिखो और धीरे धीरे हम एक एक चीज़ करके उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।